संघर्ष शुरू। अध्याय 10। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत। आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में कारक। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय और विकास को पारंपरिक रूप से नई संस्थाओं, नए अवसरों, संसाधनों आदि के निर्माण के माध्यम से ब्रिटिश राज द्वारा उत्पन्न प्रोत्साहन के लिए भारतीय प्रतिक्रिया के संदर्भ में समझाया गया है। दूसरे शब्दों में, भारतीय राष्ट्रवाद आंशिक रूप से उपनिवेशवाद के परिणामस्वरूप विकसित हुआ है। नीतियों और आंशिक रूप से औपनिवेशिक नीतियों की प्रतिक्रिया के रूप में। वास्तव में, भारतीय राष्ट्रवाद को विभिन्न कारकों के मिश्रण के उत्पाद के रूप में देखना अधिक सही होगा। फ्रांसीसी क्रांति द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रवाद और आत्मनिर्णय के अधिकार की अवधारणाओं का विश्वव्यापी उभार। भारतीय पुनर्जागरण। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए आधुनिकीकरण की शाखा में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों की कड़ी प्रतिक्रिया। भारत में अंतर्विरोधों की भारत समझ और औपनिवेशिक हित। लोगों ने महसूस किया कि औपनिवेशिक शासन भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण था और भारतीयों के हितों में सभी वर्गों और वर्गों के किसानों, कारीगरों, हस्तशिल्पियों, श्रमिकों, बुद्धिजीवियों, शिक्षितों और पूंजीपतियों के हित शामिल थे। राष्ट्रवादी आंदोलन औपनिवेशिक शासन के चरित्र और नीतियों में निहित इन अंतर्विरोधों की चुनौती को स्वीकार करने के लिए खड़ा हुआ। देश का राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण। भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में केप कोमोरिन तक और पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में खैबर दर्रे तक फैला हुआ था, जबकि भारत के बड़े क्षेत्रों को अतीत में मौर्यों के अधीन या बाद में मुगलों के अधीन एक ही शासन में लाया गया था। अंग्रेजों ने मौर्यों या महान मुगलों की तुलना में एक बड़ा राज्य बनाया, जबकि भारतीय प्रांत प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन थे, रियासतें अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन थीं। ब्रिटिश तलवार ने भारत में राजनीतिक एकता ला दी। एक पेशेवर सिविल सेवा, एक एकीकृत न्यायपालिका और देश भर में संहिताबद्ध नागरिक और आपराधिक कानूनों ने सदियों से भारत में मौजूद सांस्कृतिक एकता को राजनीतिक एकता का एक नया आयाम प्रदान किया। प्रशासनिक सुविधा की आवश्यकताएं, सैन्य रक्षा पर विचार और आर्थिक पैठ और वाणिज्यिक शोषण, सभी ब्रिटिश हितों में के लिए आग्रह, परिवहन और संचार के आधुनिक साधनों जैसे रेलवे, सड़क, बिजली और के नियोजित विकास के पीछे प्रेरक शक्तियां थीं। राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण से एकीकरण की इस प्रक्रिया का दोहरा प्रभाव पड़ा। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का आर्थिक भाग्य आपस में जुड़ गया। उदाहरण के लिए, एक क्षेत्र में फसलों की विफलता ने दूसरे क्षेत्र में कीमतों और आपूर्ति को प्रभावित किया। परिवहन और संचार के आधुनिक साधन विभिन्न क्षेत्रों के लोगों, विशेषकर नेताओं को एक साथ लाए। यह राजनीतिक विचारों के आदान प्रदान और राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर जनमत को संगठित करने और संगठित करने के लिए महत्वपूर्ण था। पश्चिमी विचार और शिक्षा की एक आधुनिक प्रणाली की शुरुआत ने आधुनिक पश्चिमी विचारों को आत्मसात करने के अवसर प्रदान किए। इसने भारतीय राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा दी। हालांकि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की कल्पना शासकों ने कुशल प्रशासन के स्वार्थ में की थी। मिल्टन, शेली, जॉन स्टुअर्ट मिल, रूसो, पाइन, स्पेंसर और वोल्टेयर जैसे यूरोपीय लेखकों के उदार और कट्टरपंथी विचारों ने कई भारतीयों को आधुनिक तर्कसंगत, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी विचारों को आत्मसात करने में मदद की। अंग्रेजी भाषा ने विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के राष्ट्रवादी नेताओं को एक दूसरे के साथ संवाद करने में मदद की। उदार व्यवसायों, वकील, डॉक्टर आदि को अपनाने वाले शिक्षितों में से अक्सर उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाते थे। वहां उन्होंने एक स्वतंत्र देश में आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज को देखा और उस व्यवस्था की तुलना भारतीय स्थिति से की, जहां नागरिकों को बुनियादी अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया था।
इस लगातार फैलते अंग्रेजी शिक्षित वर्ग ने मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का गठन किया, जिन्होंने नई उभरती राजनीतिक अशांति के केंद्र का गठन किया। यह वह खंड था जिसने भारतीय राजनीतिक संघों को नेतृत्व प्रदान किया। प्रेस और साहित्य की भूमिका। समय समय पर औपनिवेशिक शासकों द्वारा प्रेस पर लगाए गए कई प्रतिबंधों के बावजूद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय स्वामित्व वाले अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों की अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। 1877 में स्थानीय भाषाओं में लगभग 169 समाचार पत्र प्रकाशित हुए और उनका प्रचलन 1 लाख के आसपास तक पहुंच गया। प्रेस ने एक ओर तो सरकारी नीतियों की आलोचना करते हुए लोगों से एक होने का आग्रह किया, तो दूसरी ओर इसने स्वशासन, लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों और औद्योगिकरण के आधुनिक विचारों को फैलाने में भी मदद की। अखबार, जर्नल, पैम्फलेट और राष्ट्रवादी साहित्य ने विभिन्न क्षेत्रों के राष्ट्रवादी नेताओं के बीच राजनीतिक विचारों के आदान प्रदान में मदद की। भारत के अतीत की पुनर्खोज। मैक्स म्यूलर, मोनिया विलियम्स, रोथ और ससून जैसे यूरोपीय विद्वानों और भारतीय विद्वानों जैसे आर.जी. भंडारकर, आर.एल. मित्रा और बाद में स्वामी विवेकानंद ने भारत के अतीत की एक पूरी तरह से नई तस्वीर बनाई। इस तस्वीर को अच्छी तरह से विकसित राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थानों, बाहरी दुनिया के साथ एक समृद्ध व्यापार, कला और संस्कृति और कई शहरों में समृद्ध विरासत की विशेषता थी। यूरोपीय विद्वानों द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत कि इंडो आर्यन उसी जातीय समूह के थे जिससे यूरोप के अन्य राष्ट्र विकसित हुए थे, ने शिक्षित भारतीयों को मनोवैज्ञानिक बढ़ावा दिया। इस प्रकार प्राप्त आत्मसम्मान और आत्मविश्वास ने राष्ट्रवादियों को औपनिवेशिक मिथकों को ध्वस्त करने में मदद की कि भारत का विदेशी शासकों की दास्ता का एक लंबा इतिहास था। सामाजिक धार्मिक का प्रगतिशील चरित्र। सुधार आंदोलन। इन सुधार आंदोलनों ने भारतीय समाज को विभाजित करने वाली सामाजिक बुराइयों को दूर करने की मांग की। इसने विभिन्न वर्गों को एक साथ लाने का प्रभाव डाला और भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक साबित हुआ। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का उदय, ब्रिटिश प्रशासनिक और आर्थिक नवाचारों ने शहरों में एक नए शहरी मध्यम वर्ग को जन्म दिया। पर्सिवर स्पीयर के अनुसार नया मध्य वर्ग एक अच्छी तरह से एकीकृत अखिल भारतीय वर्ग था, जिसकी पृष्ठभूमि विविध थी, लेकिन ज्ञान, विचारों और मूल्यों का एक सामान्य अग्रभूमि था। यह भारतीय समाज का अल्पसंख्यक था, लेकिन एक गतिशील अल्पसंख्यक था। इसमें उद्देश्य और आशा की एकता की भावना थी। अपनी शिक्षा, नई स्थिति और शासक वर्ग के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के कारण प्रमुख यह वर्ग सबसे आगे आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उसके विकास के सभी चरणों में नेतृत्व इसी वर्ग द्वारा प्रदान किया गया था। समकालीन आंदोलनों का प्रभाव। दुनिया में दक्षिण अमेरिका में स्पेनिश और पुर्तगाली साम्राज्यों के खंडहरों पर कई राष्ट्रों के उदय और सामान्य रूप से ग्रीस और इटली के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों और विशेष रूप से आयरलैंड ने राष्ट्रवादी रैंकों को गहराई से प्रभावित किया। प्रतिक्रियावादी नीतियां और शासकों का नस्लीय अहंकार। श्वेत श्रेष्ठता के नस्लीय मिथकों को अंग्रेजों द्वारा भेदभाव और अलगाव की एक जानबूझकर नीति के माध्यम से बनाए रखने की मांग की गई थी। इससे भारतीयों को गहरा दुख हुआ। लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियां जैसे RECS के लिए अधिकतम आयु सीमा में कमी, 21 साल से 19 साल, 1876 तक परीक्षा, 1877 का भव्य दिल्ली दरबार जब देश अकाल की चपेट में था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 और आर्म्स एक्ट 1878 ने विपक्ष की आंधी को भड़का दिया। देश। फिर आया एल्बर्ट बिल विवाद। रिपन की सरकार ने जाति भेदों के आधार पर न्यायिक अयोग्यता को समाप्त करने और अनुबंधित सिविल सेवा के भारतीय सदस्यों को उनके यूरोपीय सहयोगियों के समान अधिकार और अधिकार देने की मांग की थी। यूरोपीय समुदाय के कड़े विरोध के कारण
रिपन को बिल को संशोधित करना पड़ा। इस प्रकार मूल उद्देश्य को लगभग विफल कर दिया। राष्ट्रवादियों के लिए यह स्पष्ट हो गया कि जहां यूरोपीय समुदाय के हित शामिल हैं, वहां न्याय और निष्पक्ष खेल की उम्मीद नहीं की जा सकती। हालांकि इल्बर्ट बिल को रद्द करने के लिए यूरोपीय लोगों द्वारा संगठित आंदोलन ने राष्ट्रवादियों को कुछ अधिकारों और मांगों के लिए आंदोलन करना भी सिखाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले के राजनीतिक संघ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं था। हालांकि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अधिकांश राजनीतिक संघों में अमीर और कुलीन तत्वों का वर्चस्व था। वे चरित्र में स्थानीय या क्षेत्रीय थे। ब्रिटिश संसद में लंबी याचिकाओं के माध्यम से उनमें से अधिकांश ने मांग की। प्रशासनिक सुधार, प्रशासन के साथ भारतीयों का जुड़ाव तथा शिक्षा का प्रसार। 19वीं सदी के उत्तरार्ध के राजनीतिक संघों में शिक्षित मध्यम वर्ग वकीलों, पत्रकारों, डॉक्टरों, शिक्षकों का अधिकाधिक प्रभुत्व होने लगा आदि, और उनके पास एक व्यापक परिप्रेक्ष्य और एक बड़ा एजेंडा था। बंगाल में राजनीतिक संघ बंग भाषा प्रकाशिका सभा का गठन 1836 में राजा राममोहन राय के सहयोगियों द्वारा किया गया था। जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जिसे अधिक लोकप्रिय रूप से लैंडहोल्डर्स सोसाइटी के रूप में जाना जाता है। हालांकि अपने उद्देश्यों में सीमित, भूमिधारक समाज ने एक संगठित राजनीतिक गतिविधि की शुरुआत की और शिकायतों के निवारण के लिए संवैधानिक आंदोलन के तरीकों का उपयोग किया। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में ब्रिटिश भारत के लोगों की वास्तविक स्थिति से संबंधित जानकारी के संग्रह और प्रसार और शांतिपूर्ण और वैध चरित्र के ऐसे अन्य साधनों को नियोजित करने के उद्देश्य से की गई थी, जैसा कि गणना की जा सकती है। कल्याण सुरक्षित करें, न्यायसंगत अधिकारों का विस्तार करें और हमारे साथी विषयों के सभी वर्गों के हितों को आगे बढ़ाएं। 1851 में लैंडहोल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में विलय हो गया। इसने अपने कुछ सुझावों को कंपनी के नए चार्टर में शामिल करने की मांग करते हुए ब्रिटिश संसद को एक याचिका भेजी, जैसे आय, एक लोकप्रिय चरित्र की एक अलग विधायिका की स्थापना, ई, कार्यपालिका को न्यायिक कार्यों से अलग करना, ई, उच्च अधिकारियों के वेतन में कमी तथा इव, नमक शुल्क, आबकारी और स्टाम्प शुल्क का उन्मूलन। इन्हें आंशिक रूप से तब स्वीकार किया गया जब 1853 के चार्टर अधिनियम में विधायी उद्देश्यों के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों को जोड़ने का प्रावधान था। 1866 में लंदन में दादाभाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन भारतीय प्रश्न पर चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड में जनता को प्रभावित करने के लिए किया गया था। बाद में प्रमुख भारतीय शहरों में एसोसिएशन की शाखाएं शुरू की गईं। इंडियन लीग की शुरुआत 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को उत्तेजित करने और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन नेशनल एसोसिएशन के रूप में भी जाना जाता है, ने इंडियन को हटा दिया। लीग और 1876 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित किया गया था, जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की रूढ़िवादी और जमींदार समर्थक नीतियों से असंतुष्ट हो रहे थे। इंडियन एसोसिएशन पूर्व कांग्रेस संघों में सबसे महत्वपूर्ण था और इसका उद्देश्य लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को हर वैध तरीके से बढ़ावा देना था। यह निर्धारित किया गया है। आय, राजनीतिक प्रश्नों पर एक मजबूत जनमत तैयार करना, और ई, भारतीय लोगों को एक आम राजनीतिक में एकजुट करना। कार्यक्रम, इसने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए 1877 में आयु सीमा में कमी का विरोध किया।
एसोसिएशन ने इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने और उच्च प्रशासनिक पदों के भारतीयकरण की मांग की। इसने दमनकारी हथियार अधिनियम और स्थानीय भाषा प्रेस अधिनियम के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व किया। एसोसिएशन की शाखाएं बंगाल के अन्य शहरों और यहां तक कि बंगाल के बाहर भी खोली गईं। संघ में गरीब वर्गों को आकर्षित करने के लिए सदस्यता शुल्क कम रखा गया था। एसोसिएशन ने एक अखिल भारतीय सम्मेलन प्रायोजित किया जो पहली बार 28 से 30 दिसंबर 1883 तक कलकत्ता में हुआ। देश के विभिन्न हिस्सों से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो एक तरह से संघ एक अखिल भारतीय राष्ट्रवादी संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। बाद में इसका 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। बॉम्बे में राजनीतिक संघ पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में महादेव गोविंद रानाडे और अन्य लोगों द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य सरकार और लोगों के बीच एक सेतु का काम करना था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की शुरुआत बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और के.टी. तेलंगन 1885। मद्रास में राजनीतिक संघ मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में एम वीराघविचारी बी. सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चालू ने की थी। कांग्रेस पूर्व अभियान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर आने से पहले संघों ने विभिन्न अभियानों का आयोजन किया। यह अभियान थे: कपास पर आयात शुल्क लगाने के लिए 1875, सरकारी सेवा के भारतीयकरण के लिए 1878-79, लिटन के अफगान साहसिक कार्य के खिलाफ, आर्म्स एक्ट 1878 के खिलाफ, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के खिलाफ, इल्बर्ट बिल के समर्थन में वृक्षारोपण श्रम के खिलाफ और अंतर्देशीय प्रवासन अधिनियम के खिलाफ स्वयंसेवी कोर में शामिल होने के अधिकार के लिए, राजनीतिक आंदोलन के लिए एक अखिल भारतीय कोष के लिए, भारतीय सिविल सेवा में उपस्थित होने के लिए अधिकतम आयु में कमी के विरुद्ध भारत समर्थक पार्टी को वोट देने के लिए ब्रिटेन में अभियान। इंडियन एसोसिएशन ने इस सवाल को उठाया और इसके खिलाफ एक अखिल भारतीय आंदोलन का आयोजन किया, जिसे लोकप्रिय रूप से भारतीय सिविल सेवा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। सारांश। आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में कारक भारतीय और औपनिवेशिक हितों में अंतर्विरोधों की समझ। देश का राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण, पश्चिमी विचार और शिक्षा, प्रेस और साहित्य की भूमिका, भारत के पिछले ऐतिहासिक शोधों की पुनर्खोज, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का उदय, दुनिया भर में समकालीन आंदोलनों का प्रभाव, प्रतिक्रियावादी नीतियां और शासकों का नस्लीय अहंकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले राजनीतिक संघ 1836, बंगभाषा प्रकाशिका सभा, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1843, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1851, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1866, ईस्टर इंडिया एसोसिएशन 1870, पुनः सार्वजनिक सभा 1875, इंडियन लीग 1876, भारतीय कलकत्ता संघ या भारतीय राष्ट्रीय संघ 1885, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1884, मद्रास महाजन सभा